हेलो, नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों और मेरे फ्रेंड्स। हिंदी के इस YouTube चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, वेलकम है। हम लोग BA पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर के लिए इस वीडियो को बना रहे हैं। वीडियो बनाने के पहले मैं एक बार फिर से याद दिलाना चाहूँगी कि 1 जुलाई को कॉलेज खुल गया था। कुछ दिन हमने जूम क्लासेस ली। जूम क्लासेस में नेटवर्क प्रॉब्लम रहती थी, कई बार बच्चे अटेंड नहीं कर पाते थे, कई बार इधर से मुझे दिक्कतें आती थी, बाकी लोगों को भी आती थी, और उस दिन की क्लास से जो रह गया वो रह ही गया। उसके बाद भी पैरेलल में जूम क्लासेस तो चलती रही, लेकिन वीडियो बनाकर YouTube पे अपलोड करने का काम हमने जुलाई में ही शुरू कर दिया था। इसलिए जो लोग हिंदी साहित्य से जुड़े रहना चाहते हैं और जो हिंदी के विद्यार्थी हैं, दोनों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मेरे चैनल पे डॉक्टर संजू सदानीरा नाम से जो मेरा हिंदी का चैनल है, उसमें आपको BA पार्ट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और कंपटीशन एग्जाम से संबंधित सभी वीडियोस मिलेंगे। आज हम एक नई कहानी शुरू करने जा रहे हैं। कहानी का नाम है ऊंचाई। देखिए, किसी भी कहानी को जब शुरू किया जाता है, कोई उपन्यास हो, कहानी हो, निबंध हो, नाटक हो, तो शीर्षक को आप उस पर कम मत आंकिए। शीर्षक वो है जिससे पूरी कहानी या पूरी रचना का पता मिलता है। कहते हैं लिफाफा को देखकर कुछ लोग मजमून भांप लेते हैं, तो शीर्षक को देखकर हमें अंदर के कंटेंट का पता चल जाता है या चल जाना चाहिए। चाहे आप पुरानी कोई भी कहानी उठा लीजिए, उसने कहा था, मंत्र, मधुआ, कोई अति सरल शीर्षक होता है, कोई जरा क्लिष्ट या लाक्षणिक जिसका अर्थ निकालना पड़ता है। लेकिन शीर्षक बेहद लाजमी चीज है किसी भी रचना के लिए। ऊंचाई कहानी भी इन दोनों अर्थों को साबित करती है। कौन से दोनों अर्थ? अभिधा और लक्षणा। शब्द की 3 शक्तियां होती हैं, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। शब्द का जो साधारण अर्थ है, जो सबको पता है, जिस शब्द के उच्चारण करने मात्र से उससे संबंधित चित्र हमारे माइंड में बन जाए, वो अभिधा है। और जहां पर अभिधा से अर्थ ग्रहण ना हो, वहां लक्षणा है। जहां अभिधा और लक्षणा दोनों को छलांग लगा के अतिक्रमित करके आगे जाकर तीसरा अर्थ निकालना पड़े, वो व्यंग्य है, व्यंजना है। जब हम कहते हैं कि गाय एक सीधी जानवर है, तो गाय से हमारा मतलब वही होता है जो गाय नामक चौपाया जानवर है, सॉरी, गाय माता। और जब हम कहते हैं रामू तो बिल्कुल गाय के समान सीधा है, तो रामू चौपाया नहीं है, रामू 2 पाया इंसान है, जानवर भी नहीं है। लक्षण अगर आदमी जैसे हो। अब यहाँ पर रामू में हमें क्या देखना पड़ता है? उसका साधारणपन, गाय का सीधापन, ये लक्षण हुआ। इसी प्रकार से जब हम बोलते हैं कि बहुत ऊंचाई पे ये किला स्थित है, तो जमीन से ऊंचाई, पहाड़ पर, जो भी समझिए। लेकिन आपने ये बहुत ऊंचाई पे अपना मुकाम बना लिया, तो उसने सामाजिक रूप से जो प्रतिमान है ऊंचे, वहां शोहरत, दौलत, और कहते हैं जब आपने बड़ी ऊंची बात कह दी, तो वह फिर इंसानियत के तराजू में बहुत ऊपर रखी जाने वाली बात होती है। इस तरह से अगर हम इस शीर्षक की बात करें ऊंचाई, तो इस कहानी में अभिधा और लक्षणा 2 अर्थ व्यंजित होते हैं। ऊंचाई अभिधा में इस अर्थ में कि कहानी का समापन,
पहाड़ पे चढ़कर एक ऊंची उपत्यका पर वहां जाकर होता है। और लक्षणा में कहें तो एक स्तरहीनता को पार करके सामान्य सामाजिक बीमार नियमों को अतिक्रमित करके कहानी एक नई भावभूमि की स्थापना करती है, ऊंची बात करती है, श्रेष्ठ बात करती है, सड़े गले नियमों को त्याग कर एक नए फलसफे को देती है। अब बात आती है कहानीकार की। ऊंचाई कहानी मनु भंडारी की लेखनी से उद्धृत है, निकली है, रचित है। मनु भंडारी समकालीन कथाकारों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण साहित्यकारों में से एक है। नई कहानी आंदोलन का हिस्सा नहीं होकर के भी, किसी झंडे के नीचे खड़े नहीं होकर के भी, नई कहानी आंदोलन को मनु भंडारी की एक सशक्त, सारगर्भित, सार्थक देन है। प्रसिद्ध कथाकार राजेंद्र यादव से प्रेम विवाह किया था इन्होंने। नई कहानी आंदोलन में मोहन राकेश और त्रिलोचन कमलेश्वर के साथ, त्रिलोचन प्रगतिशील साहित्य के हैं, प्रगतिवाद के। मोहन राकेश, राजेंद्र यादव और कमलेश्वर नई कहानीकार त्रयी माने जाते हैं। तो इनमें से राजेंद्र यादव के साथ इन्होंने प्रेम विवाह किया था। विवाह विच्छेद हो गया। एक पुत्री है रचना, जो हंस पत्रिका को संभाल रही है। 2012 में राजेंद्र यादव का देहांत हो गया। उसके बाद बात हम कर रहे हैं मनु भंडारी की। बिना किसी विवाद में पड़े और समाज के प्रति दायित्व का बोध करते हुए इन्होंने उत्कृष्ट साहित्य रचा है। आपका बंटी, महाभोज, एक इंच मुस्कान, स्वामी इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। महाभोज हिंदी का वो उपन्यास है जो अच्छों को लिखने में पसीना छूट जाए। कहते हैं पॉलिटिक्स बहुत ही सूक्ष्म गूढ़ विषय है, महिलाओं को इतना पता नहीं होता, शायद इतना राजनीतिक दाव पेचों के बारे में वो जानकारी नहीं रखती, दिमाग इतना नहीं चलता। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, आप 10 राजनीतिक उपन्यास पढ़ लीजिए, महाभोज से सब नीचे रहेंगे। महाभोज के सामने कोई नहीं टिक पाएगा। जब मैंने पहली बार पढ़ा था तो मैं हैरत में पड़ गई थी। घात प्रतिघात, दाव पेच कुछ नहीं छोड़ा उसमें, और सबका सब जीवंत, सजीव, सत्य घटनाओं पे आधारित लग रहा था पढ़ते वक्त। और यही तो एक लेखक की सफलता होती है। बीए पार्ट फर्स्ट में महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में कुछ सालों तक महाभोज सिलेबस में था। आपका बंटी विवाह विच्छेद के उपरांत पति पत्नी के बीच में फुटबॉल बन जाने वाली एक बाल मन की व्यथा कथा है। एक बच्चा जिसके माँ बाप का तलाक हो जाता है, वो बच्चा सही में इस कहावत को चरितार्थ करता है, न घर का न घाट का। एक इंच मुस्कान राजेंद्र यादव के साथ संयुक्त रूप से लिखा गया था। यह सच है। एक प्लेट सैलाब, अकेली, रानी माँ का चबूतरा इत्यादि इनकी कुछ अन्य चर्चित कहानियां हैं। 5 कहानी संकलन है इनके, और कुछ रचनाओं के नाट्य रूपांतरण भी हुए हैं। रेडियो के लिए पटकथाएं भी मनु जी ने लिखी है। 11वीं कक्षा में एनसीईआरटी में रखा गया था। काफ़ी टाइम तक मैंने देखा उसको। और अपनी आत्मकथा भी उन्होंने भी लिखी है जो पढ़ी जानी चाहिए। एक कहानी यह भी इनकी आत्मकथा है जिसको पढ़ा जाना चाहिए। बात करते हैं कहानी की। आज ऊंचाई कहानी शुरू कर रही हूँ मैं मनु भंडारी की। कहानी किताब में शुरू करने के पहले मैं आपको उसका थोड़ा सा सार संक्षेप
बताना चाहूँगी जिससे आगे अर्थबोध में आसानी रहे। शिवानी, शिशिर और अतुल, 3 लोगों के बीच ये कहानी घूमती है। शिवानी और शिशिर का 8 वर्षों का सुखद वैवाहिक जीवन है। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। इस विवाह से पहले शिवानी अतुल के साथ सहपाठिनी थी, कॉलेज में साथ पढ़ते थे, एक दूसरे को प्यार करते थे। अतुल सामाजिक रूप से सक्रिय था, पॉलिटिकली एक्टिव था, राजनीतिक कार्यकर्ता था, कॉलेज के छात्र राजनीति में भाग लेता था। इसलिए उसने प्रेम और छात्र राजनीति में से छात्र राजनीति को चुना। प्यार बहुत करता था लेकिन शादी नहीं की। दोनों ने ही एक दूसरे को विदा कर दिया। कोई धोखा ऐसा दिखाया नहीं गया, कोई वादा खिलाफी दिखाई नहीं गई है। शिवानी की गृहस्थी चल रही है सुचारू रूप से। गर्मी की छुट्टियां हैं, बच्चा हॉस्टल से घर आया हुआ है, पढ़ने के लिए बाहर रहता है। शिवानी बच्चे को लेकर घूमने गई है। समुद्र में रेत के किनारे अचानक बरसों बाद अतुल से मुलाकात होती है। मिलते हैं दोनों और वादा होता है कि लौटते में बच्चे को हॉस्टल में छोड़कर लौटते वक्त इससे मिलते हुए जाएगी। मिलती है। अतुल उस मुलाकात के लिए न तो उत्सुक था न तैयार था। शिवानी अकेली आई है, रुकती है। शिवानी देखती है कि अतुल अब एक प्रोफेसर बन गया है, कॉलेज में पढ़ाता है, सुसज्जित घर है, सब कुछ रूटीन में है सिवाय एक चीज के। एक ऐसी कमी, एक ऐसी विशाल कमी जिसने सारी सुख सुविधाओं को पौना साबित कर दिया है। उसका कोई जीवन साथी नहीं है, वो अकेला है और लगातार के अकेलेपन से वो रुक्ष हो गया है, रफ हो गया है, कड़वा हो गया है। शिवानी अपने को देखती है और अतुल को देखती है तो उसको एक अपराध बोध होने लगता है। देखिए, कई तरह के अपराध बोध होते हैं। हमने किसी को धोखा नहीं दिया लेकिन एक मोड़ पे हम किसी से छूट गए, कोई सहेली ही हो, कोई दोस्त ही हो। लड़के हैं तो दोस्त मान लीजिए, लड़की है सहेली मान लीजिए। एक उम्र के बाद आप पाते हैं कि आप अच्छी जगह पे हैं, आप अच्छी पोस्ट पे हैं और दोस्त जो है दुखी है, खत्म हो गया है, खाली लग रहा है, तो आपने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा होगा, तब भी अपने सुखी होने पे शर्मिंदगी होने लगती है। अपने जीवन में धन धान्य की आपूर्ति जो कि आपकी मेहनत का फल है, उस पर शर्म आने लगती है कि यार हमारे पास तो सब कुछ है, इसके पास कुछ नहीं है। हम पूरी कोशिश करते हैं, अगर हम भल मन साही रखते हैं, भले हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि मेरे पास से कुछ उठा के इसको दे दें और उसका कुछ दुख हम बांट लें। एक कोई लेवल तो बने, कहीं एक समतल तो हो, कभी हम एक थे। ऐसा ही भाव शिवानी के मन में चलता है। शिवानी को लगता है वो तो अपनी जिंदगी जी रही है, पति है, बच्चे हैं और इधर इसके पास तो कुछ नहीं है। हालांकि शिवानी ने इनकार नहीं किया था शादी करने से, लेकिन तब भी अच्छे लोगों को किसी को दुख देना या किसी का दुखी पाया जाना दुखी करता है। शिवानी उसको प्रेम करना चाहती है, उसके मन के खालीपन को भरना चाहती है, सिर्फ इसलिए कि वह वापस जिंदगी की तरफ आ जाए। कई बार होता है ना, बरसों तक हम कोई स्वाद भूल चुके होते हैं, हंसी का ठहाका भूल चुके होते हैं और अचानक कोई दोस्त मिलता है, गले मिलता है, बात करता है, हम उसी तरह हंसते हैं तो एक सिलसिला वापस से शुरू होता है। कोई आए, पुश करे, धक्का दे, वापस अपनी तरफ खींच ले, जीवन की तरफ लौटा लाए। उसका रास्ता अलग अलग हो सकता है, उसका माध्यम कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ शिवानी माध्यम बनाना चाहती है अपने शरीर को, वो उसको प्यार करना चाहती है, फिजिकली उसके साथ अटैच होना चाहती है, जिससे कि उसका भरोसा लौटे जीवन में, उसका खालीपन कम हो और शायद वो लालायित हो जाए फिर से जीने के लिए, किसी लड़की को अपने जीवन में आने दे दे। अंततः दोनों मिलते हैं और उसके कुछ घंटों बाद ही शिवानी वहां से लौट आती है। अपने पति को कुछ भी नहीं बताती कि उसको क्या पता दुख लग जाए, बुरा हो,
कई बार इंसान छोटी सी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाता और कई बार सामाजिक प्रतिमानों की वजह से बने बनाए रिवाजों के कारण बातों को हम बहुत बड़ा बनाकर देखते हैं। इसका मन बुरा नहीं था, इंटेंशनली इसने कुछ नहीं छुपाया, लेकिन चलकर बताया भी नहीं। पर अतुल की एक चिट्ठी से शिशिर को सब पता चल जाता है। शिशिर ने इस पर गुस्सा करता है, न इसके साथ मारपीट करता है, न रोता झींकता है और चुपचाप अपने कपड़े उठाता है, पैक करता है और घर से दूर चला जाता है दूसरी एक जगह रहने के लिए। वो पर्यटन स्थल भी हो सकता है, वो उसका कोई दूसरा घर भी हो सकता है, क्लियर नहीं। शिवानी उसको जाते देखती है और भीतर से मन करता है कि उसको पकड़ के रोक ले, लेकिन नहीं रोक पाती, क्योंकि इसको ये समझ में नहीं आता कि इसने ऐसा क्या कर दिया कि इसको जाना चाहिए। क्योंकि शिवानी मन में मानती है कि वो आज भी अपने पति को दिलो जान से प्यार करती है। बस उसने अपने शरीर पे अपना हक समझा, बस एक पल के लिए किसी को वो खुशी दी जिसमें उसके पति को किसी के राय लेने की उसको कोई जरूरत नहीं थी। व्यक्तिगत स्वातंत्र्य, निर्णय लेने की शक्ति, ये दो चीजें इस कहानी में आपको याद रखनी चाहिए। वो मान के चलती है कि उसके शरीर पर किसी का ताला थोड़ी लगा है। अगर उसने एक बार के लिए किसी को प्यार दे दिया, और वो इसलिए नहीं कि पति को धोखा देना है, तलाक देना है, उससे विवाह करना है, उसकी जिंदगी में फिर से जाना है, कोई मलिनता नहीं, कुछ मन में बात ही नहीं, सिर्फ अपनी ग्लानि को कम करना, अपने बोझ को कम करना कि मैं सुखी हूं तो तुम भी सुखी होने की कोशिश करो। इसमें उसके पति को क्यों बुरा लगना चाहिए? उसने उसके हिस्से का तो कुछ लिया ही नहीं। और पति ये मानता है कि जब पत्नी से शादी हो गई तो पत्नी का जीवन और उसका तन बदन सब मेरे हिस्से की चीज किसी को दे आई, मुझसे धोखा कर लिया, अब ये चरित्रहीन हो गई। समाज की यही सोच है और वो छोड़ के चला जाता है। यहां पर मुझे एक बात बहुत चुभती है कि देखिए, हमारे घर के बर्तन भी हमारे शरीर से अधिक शुचिपूर्ण या शुचिता सहित लगते हैं मुझे। हमारे घर के बर्तन जो निर्जीव हैं, सजीव स्त्रियों से ज्यादा मायने रखते हैं, ज्यादा भाग्य लेके पैदा हुए बने हैं। देखिए, एक भगोने में हम चाय बनाते हैं, उसको मांज लेते हैं, धो लेते हैं, दूध गर्म कर लेते हैं। हम उसको नीची नजर से नहीं देखते कि ओहो, इसी में तो पहले चाय बनाए थे, छी छी, इसको साफ करके दूध कैसे गर्म करेंगे। हम उसी में दूध गर्म करके उसको यूज लेके मांज करके धो करके फिर उसमें कढ़ी बना लेते हैं। फिर नीची नजर से नहीं देखते कि यार ये भगोना तो अपवित्र हो गया, नजरों से गिर गया, अब इसमें फिर से नई चीज कैसे बनाएंगे। लेकिन एक औरत, एक लड़की किसी के साथ में संबंध बनाती है तो वो संबंध बनते दो लोगों के हैं, अकेली स्त्री का नहीं होता। लेकिन उस पुरुष को कोई नीची निगाह से नहीं देखता कि उसने किसी के और के साथ संबंध बनाए। वो औरत अब पहले जैसी नहीं रह जाती, उसका कुछ कम हो गया है, उसमें कुछ है जो टूट गया है, गायब हो गया, खत्म हो गया है। वो उतनी पवित्र, उतनी महान, उतनी डिग्निटी वाली नहीं रही, उसकी प्रतिष्ठा कम हो गई है क्योंकि वो किसी और के साथ में जुड़ गई थी। ऐसे ही शादी के पहले जो रिलेशन बनते हैं उसमें वर्जिनिटी भंग लड़की की होती है, कौमार्य भंग हो जाता है, वो कुंवारी नहीं रही। लेकिन जाहिर है जिस लड़के के साथ संबंध बनाए थे वो कुंवारा, ब्याहता, उसके लिए ऐसा कुछ भी क्राइटेरिया नहीं बना रखा। आप एक बीमार समाज में रहते हैं, बात को मान लीजिए, जहां पर हम लोग नागरिक नहीं हैं, हम लोग एक जेंडर है सिर्फ। अगर हम संविधान की बात माने, संविधान के अनुसार चले तो सब एक नागरिक है, नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य सेम है। लेकिन आप संविधान के अनुसार नहीं चल के वेद पुराण के अनुसार चलेंगे या कोई भी मजहब के अनुसार चलेंगे, वहां पर आप जेंडर है, मेल है, फीमेल है, स्त्री है, पुरुष है, और दोनों के लिए नियम कायदे अलग अलग है। पवित्रता का भाव सिर्फ स्त्रियों के साथ है। एक जगह वो अपवित्र हो जाती है जबकि वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है। माहवारी में मंदिर, पूजा पाठ, किचन नहीं छू सकती, जबकि वही प्रोसेस है, वही चीज है।
जिससे सृष्टि का क्रम लगातार जारी है। तो शिशिर बहुत प्यार करता है, लेकिन उसके अंदर भी समाज की यही रुग्ण मानसिकता है कि अब पत्नी पहले जैसी नहीं रही, अब इसके शरीर का कुछ हिस्सा गंदा हो गया है, अब ये मेरी नजरों में वैसी नहीं रहेगी। लेकिन चूंकि वो साथ में एक भला मानस है, भला इंसान है, मेल ईगो उसके अंदर है, वो ये सोचता है कि अगर ये माफी मांग ले तो मैं माफ कर दूंगा, अगर ये रो दे, मेरे सामने गिड़गिड़ा दे, मेरे कंधे पे सर रख दे कि शिशिर मुझसे गलती हो गई, अनजाने में मैं बहक गई थी, तो वो फिर उसको छोड़ेगा नहीं, उसको माफ कर देगा। लेकिन चूंकि शिवानी भी एक स्वतंत्र चेता स्त्री है, शिवानी के अंतरात्मा जागृत है, शिवानी के रीढ़ की हड्डी सीधी खड़ी है, शिवानी में आत्मसम्मान की भावना है और वह मानती है कि जब कोई गलती करे ही नहीं तो माफी किस चीज के लिए मांगू। वो हर नुकसान को सहने के लिए तैयार है, हालांकि उस नुकसान को वो सुख से नहीं सहेगी, उसको बहुत टूटन महसूस हो रही है, उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, लेकिन वो सब कुछ को होते देख रही है। उसको समझ नहीं आ रहा कि इतने प्यार के बावजूद एक ऐसा उसने क्या कर दिया गुनाह कि उसका पति उसको माफ नहीं कर सकता। फिर उसके पास चिट्ठी आती है, पति उसको बुलाता है, 15 दिन वो अकेली है, 15 दिन बाद वो वहाँ जाती है, तो वो कल्पनाएं करती है ट्रेन में 20 घंटे के सफर में कि वहाँ जाएगी तो शिशिर से ये बात होगी, वो बात होगी, वो ऐसे बोलेगा। जब हम किसी को बहुत प्यार करते हैं सच्चे दिल से, तो वो हमारे सामने नहीं होकर के भी रहता है, अप्रस्तुत के साथ हम वैसी बातें करते रहते हैं, उधर से वो बोल रहा है, इधर से हम बोल रहे हैं, बहुत लोगों के साथ ये होता है। लेकिन यहाँ वो शिवानी सोच रही है, क्योंकि वो प्यार करती है, पर ऐसा होता नहीं है। जब वो वहां पहुंचती है तो पति पत्नी के बीच में कोई बात नहीं होती, दिन पूरा बीत जाता है और वो इसी निराशा में रह जाती है। आगे कहानी क्या मोड़ लेगी, दोनों पति पत्नी में बात होगी कि नहीं, वो लोग नजदीक आएंगे कि नहीं, क्या उनका विवाह विच्छेद हो जाएगा, ये सब कुछ हम कहानी की किताब में पढ़ेंगे। और साथ में बता दूं कि हम कहानी की किताब का बहुत बड़ा हिस्सा पूरा कर चुके हैं। लगातार वीडियोस देखिए, आपका सिलेबस लगातार आगे बढ़ रहा है। ऊंचाई कहानी 74 नंबर 74 नंबर के पेज पर है। और मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व से संबंधित एक शॉर्ट वीडियो में अलग से बनाऊंगी, जिसमें उनके काव्य की, उनकी साहित्यिक विशेषताओं पर हम चर्चा करेंगे। दोनों में से शायद कोई भी नहीं सोया था, हाँ उनके बीच का प्यार और अपनत्व तो सो गया था। शिवानी वहां पहुंच गई है, दिन भर दोनों में कोई बात नहीं हुई, रात आ गई, दोनों पति पत्नी एक बिस्तर पे, एक बेड पे है, लेकिन कोई बातचीत नहीं हुई। दोनों ही सोए नहीं थे, इतने परेशान थे कि नींद किसी को नहीं आई थी। इसलिए कहानीकार लिखते हैं शिवानी के शब्दों में, मैं शैली है यहाँ, आत्मकथात्मक शैली कहते हैं इसको, कि अपने को वहां रख करके लिखते हैं कहानीकार आत्मकथात्मक शैली में, कि दोनों में से शायद सोया तो कोई भी नहीं था, लेकिन उनके बीच का प्यार सो गया था। और शायद सो ही नहीं गया था, मर गया था। अगर दोनों के बीच का प्यार सोया होता तो जगने की संभावना रहती है, लेकिन लगता है इस ऐसी स्थिति आ गई कि प्यार मर गया है, मरने के बाद उम्मीद नहीं होती, सोया नहीं है। दोनों पति पत्नी एक ही बिस्तर पे हैं, एक ही पलंग पर दोनों के शरीर पास पास लेटे थे, पर मन के बीच एक अनंत दूरी आ गई थी। पास पास लेटे थे, आप देखिए, एक ही बेड पर दोनों के शरीर पास पास लेटे थे, मन दोनों का कहीं और था। दोनों एक प्रकार से टूटे हुए मन के लेटे हुए थे, मन नहीं था, तन पड़ा था, और दोनों के बीच अनंत दूरी आ गई थी उसी एक बेड पे। यानी जब मन पास नहीं है, दोनों का मन नहीं मिल रहा, तो दूरियों की तो फिर क्या ही बात है। शिवानी के मन में कहीं बहुत गहरे टीस अवश्य थी, पर ऊपर की उस जड़ता को क्या करे जो उस टीस का पूरी तरह एहसास भी नहीं होने देती थी, जिसके नीचे अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी कुछ इस प्रकार घुल मिल गए थे कि वह तीनों को अलग अलग करके देख ही नहीं पा रही थी। शिवानी के मन में एक दुख जरूर था, एक टूटन, एक टीस थी कि कितना कुछ गड़बड़ हो गया। एक जरा से किसी को खुशी देने का मैंने निर्णय ले लिया, एक पल के लिए वो डिसीजन, एक फैसला लिया था मैंने, वो दोबारा नहीं लेना था, लेकिन उस फैसले ने क्या कर दिया। पर चूंकि मन से लिया था, तो इन सब स्थितियों के लिए वो तैयार नहीं थी,
तो उसके मन में एक ऐसी जड़ता आ गई, मन ऐसा उसका मर गया, ऐसी चेतना उसकी लुप्त हो गई कि वो उसके नीचे अपना वर्तमान, अतीत, भविष्य कुछ तीनों गड़बड़ हो गए, देख नहीं पा रही है। अतीत में तो उसके विवाह के 8 साल का सुखी जीवन, वर्तमान इस समय दोनों के बीच में रिश्तों का जो बिखराव है, और भविष्य कि आगे शायद इसको शिशिर छोड़ दे। वो न अतीत के सुखों से सुखी है, न वर्तमान के दुखों से विजड़ित है, न भविष्य के दुख से दुखी है। वो एक न डरी हुई है। तीनों ही स्थितियों को वो समझ नहीं पा रही है कि शिवानी के मन में कहीं बहुत गहरे टीस अवश्य थी, पर ऊपर की उस जड़ता को क्या करे जो उस टीस का पूरी तरह एहसास भी नहीं होने देती थी। जब आदमी जिद्दी हो जाए, कहीं उसके मन में भरोसा हो कि उसने गलत नहीं किया, तो इस स्वाभिमान से जो जिद जुड़ी हुई होती है वो उसको विषम परिस्थितियों में जड़ बना देती है, पत्थर कर देती है। उसके नीचे अतीत, वर्तमान, भविष्य सभी कुछ इस प्रकार घुल मिल गए थे कि वह तीनों को अलग अलग करके देख ही नहीं पा रही थी। 8 वर्ष के सुखद विवाहित जीवन की मधुर घड़ियां, किसी भी क्षण टूट जाने वाला वर्तमान का यह तनाव और अनिश्चित भविष्य का अंधकार उसे न कहीं से पुलकित कर रहा था, न खिन्न न भयभीत। अभी अभी ये मैंने समझाया आपको। हाँ, कल सारे दिन उसने प्रतीक्षा अवश्य की थी कि शिशिर उससे कुछ बोलेगा, उसे डांटे फटकारेगा, सफाई मांगेगा, या अपने इस प्रकार एक चले आने पर पश्चाताप करता हुआ समझौता कर लेगा। कल पूरे दिन उसको लगा था, कल यानी अभी रात होने के पहले जो दिन था, रात 12 के बाद हम कल बोलने लगते हैं, उसको दिन भर लगा था कि शिशिर या तो डांटेगा, फटकारेगा, धुतकारेगा, धिक्कारेगा, क्या कर दिया है तुमने, सपने में नहीं सोचा था, और सफाई मांगेगा कि बोलो मेरे रहते तुमने ये क्यों किया। इंसान कई बार दूसरे की परिस्थिति समझ नहीं पाता, या फिर वो अचानक इस तरह से घर छोड़ के आ गया तो क्या पता उसी पे शर्मिंदा हो जाए कि मैं ज़्यादा गुस्सा हो गया, मुझसे गलती हो गई, तुम्हें इस तरह छोड़कर नहीं आना चाहिए था। वो माफ़ी ही मांग ले और समझौता कर लो कि चलो साथ रहेंगे। 20 घंटे की रेल यात्रा में उसने आपस में होने वाली बातों की अनेकानेक कल्पनाएं की थी। 20 घंटे की रेल यात्रा में वो यही करती रहती, आपस में हम दोनों ये बात करेंगे, वो बात करेंगे, फिर मैं रो दूंगी, फिर वो चुप करा लेगा, फिर वो माफी मांगेगा, फिर वो रो देगा, मैं चुप करा लूंगी। पर इस जटिल गांठ को न खोल पा सकने वाली ये चंद औपचारिक बातें, यह असह्य तनाव, ये अप्रत्याशित था। लेकिन ऐसी बातचीत इन दोनों के बीच में दिन में हुई है। खाना लग गया है, चलो खा लो, पानी दे दूं, ये चाहिए, चाय पी रहे हो, इतनी सी चंद औपचारिक बातें इनके बीच में हुई, इतनी कम बातें इनके बीच में हुई है कि वो गांठ खुल ही नहीं सकती थी, और ये चीज इसके लिए अप्रत्याशित थी, ये तनाव इसके लिए अप्रत्याशित था। आगे क्या होगा हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप ध्यान से देखते रहिए, साथ बने रहिए और अपना ख्याल रखिए।